तो उन्होंने मुझे कहा शाहिद मेरा गाना गाओगे आप? मैं तो बिजी हूँ। बोला, "हैं?" मैं कहा सर 1 साल हो गया मुझे आपके स्टूडियो में घूमते हुए। तब आपकी फाइनेंशियल्स कैसी थी? फाइनेंशियल ऐसी थी कि दिन में 20 कप चाय मिलती थी, खाना खाते नहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए थे कि पापा म्यूजिक लाइन में आ गए थे, तो ये तो कलाकार बन गया, इसको हटाओ, उसको बेदखल ही कर दो ऑलमोस्ट। हमारे फोरफादर जो थे पाकिस्तान भावल नगर में ओके। रहते थे, पार्टीशन के बाद फिरोजपुर आए। वजीदपुर एक गांव है फिरोजपुर जिले के अंदर, पंजाब में, इंडिया में। और वो घर मेरे दादाजी ने हनुमान मंदिर को दिया। रिलीज जो सॉन्ग है वो 750-800 के आसपास है और अनरिलीज पकड़ के कहेंगे तो तकरीबन 2000 गानी। फर्स्ट टाइम बैकग्राउंड स्कोर से उस पार्ट को निकाल के सीडी के टाइटल में डाला, जो पहला मेरा नाम आया था वहाँ। आपके पिताजी ने कृष्ण कुमार ये नाम रखा। बोले ये तो मिरासियों का काम है। बोला हम खुद मिरासी है जी। मैं मुंबई जब 5.5 महीने का था तब आया था। अगर जहर फैल रहा है शरीर में तो लाभ काट दो कोई। नमस्कार, समा जोशी प्रस्तुत मोकळ्या गप्पा माइंड मीट्स माइंड इन असोसिएशन विथ SD फिल्म्स के पिक्सल आर्ट्स सादर करत आहोत चिटचॅट विथ दिग्विजय जोशी सीझन 3 पॉवर्ड बाय सुविधा संकल्प ग्रुप। आपल्या सगळ्यांचं परत एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत आणि आजच्या पॉडकास्टमध्ये आपल्या सोबत आपण त्यांचा प्रवास जाणून घेणार आहोत। ते हिंदी चित्रपटसृष्टीतील बॉलिवूडचे पार्श्वगायक शाहिद मालिया, ज्यांनी मौसम, हॅरी मेट सेजल, कला, उडता पंजाब अशा सिनेमातील बहरदार गीते गायली आणि आपण त्यांचा प्रवास जाणून घेणार आहोत। तर भेटूयात आपण शाहिद मालिया। तो इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़े भैया। और आप आए हो तो देखो रोशनी रोशनी और रोशनी हो गई है। जैसे आप गाने लगते हो तो सिर्फ ऐसा लगता है कि आंख बंद करे और शाहिद मालिया को सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। जैसे एक छोटी सी बोट होती है ना, तो बोट में बैठ के शांति से वो नाव चली जाती है और सिर्फ आपके गाने। तो आपको मालूम है कि लॉकडाउन में है ना, कुछ आपके ऐसे गीत है वो सुनने के बाद है ना लोगों को अच्छा फील होता था। ऐसे मेरे पास बहुत सारे बाइट्स भी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाए थे और मैं दिखाऊंगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शाहिद मालिया साहब। थैंक यू दिग्विजय। कैसे हैं आप? मैं आपको दिख ही रहूंगा। अच्छा शाहिद जी, आपकी शुरुआत 2011 मौसम फिल्म से हुई और सभी को मालूम है, पर उसके पहले बहुत सारे आपने गीत गाए हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स की है, बहुत सारे लाइव शोज है। ऍक्च्युली ये आपको एक वारसा है, मराठीमध्ये म्हणतात की हा वारसा आहे जो आदरणीय रफी साहेबांपासून ते आपले वडील श्री कृष्ण कुमार साहब आणि नंतर तुमच्यापर्यंत आला, तो आपके पास आया। तो ये क्या जर्नी है? सबसे पहले मोकला गप्पा के सारे लिसनर्स को, ऑडियंस को मैं और देखने वालों को मैं नमस्कार कहूँगा। और ये भी बता दूं कि दिग्विजय खुद एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, कलाकार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके साथ बैठ के आज हम मोकला गप्पा करेंगे। तो ये कहानी यहाँ तक पहुँचने का रीज़न ही रफ़ी साहब हैं, क्योंकि उनसे महान सिंगर मुझे लगता नहीं कि कभी आएगा। सही बात। वो एक ही थे और एक ही रहेंगे। कहते हैं ना कि ऐसा सिंगर तो सदियों में कोई आता है, तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी सदी में ऐसा सिंगर नहीं आएगा। वो आगे और वो रहेंगे जब तक ये कायनात है। पर आपको मैं कभी कभी सुनता हूँ, सब लोग सुनते हैं, आपके इतने पॉपुलर सॉन्ग्स हैं शाहिद भाई। मौसम का गीत हो गया, एक कुड़ी हो गया, हैरी मेट सेजल का गीत हो गया, राइट। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। देखो ऐसे ऐसे गीत मिले आपको। खोया खोया सैफ अली खान साहब की फिल्म, सैफ अली खान साहब, कुरमाई के दिन आ गए। ये इतनी ऐसी आपको 85 से ज्यादा, मुझे लगता है 85 to 90 से ज्यादा रिलीज फिल्म्स के गीत गाए हैं। तकरीबन मेरे हिसाब से अभी तक रिलीज जो सॉन्ग है वो 750-800 के आसपास है और अनरिलीज पकड़ के कहेंगे तो तकरीबन 2000 गाणी आतापर्यंत शाहिद मालियांनी गायलेली आहेत। अनरिलीज 750हून अधिक गाणी शाहिद मालियांनी गायलेली आहे, राइट। और फिल्म्स की। बिकॉज OTT या फिर जो भी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं
उस पे जो दिख रहा है वो एक अलग आंकड़ा है। जो उस समय जब स्ट्रगल टाइम पे मैं गा रहा था, उस समय यूट्यूब या फिर प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो वो गाने कहीं किसी कैसेट में होंगे, किसी सीडी में होंगे, या फिर किसी फिल्म में होंगे, किसी सीरियल में होंगे, जो कि सेपरेटली उनको एडिट करके किसी ऑडियो में रिलीज नहीं किया गया है। अच्छा। तो वो बात ये थी कि रफ़ी साहब को पापा गुरु मानते हैं, और पूरी दुनिया उनको गुरु मानती है। जो म्यूजिक से मोहब्बत करते हैं वो रफ़ी साहब को गुरु मानते हैं। तो मेरे दादाजी पहलवान थे। अच्छा। और मेरे नाना जी तहसीलदार थे। तो उनका संगीत में उनका कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और संगीत उस समय मतलब हम हैं मिरासी, फिर भी वो काम नहीं करना। बोले ये तो मिरासियों का काम है। बोले हम खुद मिरासी है जी। काम क्या है? फिर भी उस चीज को उस वक्त मतलब जमींदार लोग थे। मेरे दादाजी बहुत बड़े जमींदार थे। वो एक रुतबा होता है, वो एक लेगेसी होती है। बोले कि भांड मिरासियों का काम है, ये क्या करना। लेकिन कहते हैं कि वो जो थॉट होता है इंसान को खुद चुनता है। तो मेरे पापा को उस परिवार, उस कुंठाग्रस्त परिवार में, कुंठ क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना कि रेगिड, हाँ क्या कोई वर्ड है, कुंठित एक उनकी एक सोच होती है कि संकुचित विचार म्हणू शकतो आपण। हाँ, कुछ भी मतलब उनका ये था कि ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं आप, कि आप मेहनत करिए, जिम्मेदारी करिए, या फिर कोई अच्छी नौकरी करिए, ये क्या भांड मिरासियों का काम है। तो ऐसे आपकी घर, और हम लोग 7 पुश्तों से ही मिरासी हैं। उसके पहले भी मिरासी, हम लोग मीर मुसलमान हैं। लेकिन मैं हर मजहब का एहतराम करता हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान में जो खूबसूरती है हर मजहब को प्यार करने की, वो मेरे अंदर है। और हर मजहब को इज्जत देने की, हर मजहब से मोहब्बत करने की। क्योंकि जहां मेरा पालन पोषण हुआ वहां पे तो मजहब नाम की चीज भी नहीं थी। तो फिर मेरे पिताजी का नाम कृष्ण कुमार है, तो आप सोचिए कि मजहब को हम, हाँ एक्चुअली ये कृष्ण कुमार जी, क्योंकि हम उस पे आएंगे, तो अभी लेट कृष्ण कुमार जी, ये पापा मेरे साथ ही हमेशा, वो मेरे एक्चुअली है इधर ही है, शायद इधर ही है, वो देख रहे हैं। और उनके तो बहुत सारे किस्से और अनुभव है, तो मैं तो 1-2 चंद किस्से हम शेयर करने वाले। पण अच्छा हो गया शाहिद जी, आपने ये बात तुम्ही मला सांगितली, तर मला हे विचारायचं होतं की जेव्हा आपले पिताश्री वडील जेव्हा मुंबईत आले, तर तुम्ही सांगितलं आता की तुम्ही तसे बघायला गेलात तर तुमच्या वडिलांनी, आपके पिताजी ने कृष्ण कुमार ये नाम रखा। तो ये मैं बता देता हूँ। तो वजीदपुर एक गांव है फिरोजपुर जिले के अंदर, पंजाब में, इंडिया में। तो हमारे फोरफादर जो थे पाकिस्तान भावल नगर में रहते थे, पार्टीशन के बाद फिरोजपुर आए। तो वजीदपुर एक गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है। वहाँ पे हमारे पूर्वजों के घर हैं, अभी भी हैं। अच्छा। और वो घर मेरे दादाजी ने हनुमान मंदिर को दे दिया। वो जो घर है वो मेरे दादाजी ने हनुमान मंदिर को वो जगह दे दी वजीदपुर में। हाँ, वजीदपुर, जिसमें वो रहते थे। आज बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है, जिसमें मेरे दादाजी का घर था। तो ये वहां पर एक ही चीज की कदर है, उसका नाम था ह्यूमैनिटी। किसके घर में खाना अगर किसी ने नहीं खाया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, ना कि ये कि आप कौन से मजहब से हो, आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो। सही बात है। और लकीली वहां पे कोई गरीब नहीं है, सब धनाढ्य लोग हैं, सब अच्छा। क्या बोलते हैं, वेल टू डू लोग हैं सारे के सारे। सब किसी के फल के बागान हैं, फलों की खेती है, अनाज है, मतलब एक जमींदारी है बहुत खूबसूरत। तो मेरे दादाजी ने जमींदारी को थोड़ा सा बोरिंग समझा, उन्होंने बोला पहलवानी करते हैं। आपके पिताजी के पिताजी? मेरे पापा के पापा। उनका नाम भी जयमल। अब जयमल एक हिंदू नाम है, जयमल के आगे खान लगा दिया, जयमल खान। पापा का नाम कृष्ण कुमार। पापा का नाम कृष्ण कुमार ऐसे हुआ कि जब पापा पैदा हुए, तो मोस्टली आज भी वहाँ ऐसा होता है, और राजस्थान पंजाब के बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ के जो
मुखिया होते हैं या सरपंच हाँ, साहब बिल्कुल। होते हैं, उनको बुलाते हैं कि जी बच्चा हुआ है, आप ही नाम रखेंगे। हम्म। मुखिया हो गया या कोई भी बड़ा पूजनीय आदमी, आदरणीय आदमी, उसको बुलाते थे, या माता जी या कोई भी जो जिसकी वहां पे इज्जत है, तो उनके हाथ से, नाम से, मुख से नाम रखा जाता था। अब वो जो नाम बोल देते थे वही बच्चे का नाम होता था। वहां पे ये नहीं देखा जाता कि बच्चा मुस्लिम परिवार का है या फिर हिंदू परिवार का है। तो कोई मुस्लिम परिवार का बंदा भी आके हिंदू बच्चे का नाम भी रख के जाता था कि इसका नाम आज से इकबाल है, अच्छा। इसका नाम आज से अकबर है, तो वो अकबर के आगे अकबर सिंह लगा देंगे, अच्छा, इकबाल सिंह अभी भी? अभी भी होता है वहां पे, अच्छा। क्योंकि मजहब से ऊपर उठे हुए लोग हैं वो। अच्छा। मजहब को, मजहब एक ठीक है, अपना अपना बिलीव है, हम सब मजहब से बंधे हुए लोग हैं हिंदुस्तान में, बट मुझे लगता है इंसानियत से बेहतर कोई मजहब नहीं है। सही बात है। कोई परेशानी में, कोई तकलीफ में है, और जब ये लॉकडाउन आया था तो कोरोना ने किसी एक मजहब को नहीं चुना, सही बात है। उसने सब मजहब पे अटैक किया। तब लोग इकट्ठे हो गए थे आपस में हेल्प करने के लिए, ये दवाई हमसे ले लो, ये खाना हमसे ले लो, ये हेल्प हमसे ले लो। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये गुजारिश करूंगा कि हिंदुस्तान कोई हिंदू के रहने का स्थान नहीं है, ना कि मुसलमानों के रहने का स्थान है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, भारतवर्ष, ये इस पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, और यहाँ के लोग धर्म से ज्यादा इंसानियत में बिलीव करते हैं। वाह, सही बात तो है। जब भी कोई परेशानी आए या ना भी आए, तो भी हमें एकजुट रह के धर्म को साइड में रख के अपने आप को आगे रखना है। धर्म एक जीवन शैली है। आपके भगवान कौन से हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हमारे भगवान कौन से, आप उनका एहतराम करिए, लेकिन हमारे अंदर जो भगवान है उसको नाराज मत करिए। वाह, हम एक दूसरे के अंदर एक भगवान है, उसको प्यार करना है। क्या? बट पापा जी जब मुंबई आए थे आपके, वो तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रफी साहब की एक ऐसी चीज आपके पास है, वो जाते जाते हम वो दिखाने वाले हैं फोटो के माध्यम से। जी। बट आप जब 2011 में जब मौसम फिल्म आई थी, तो एक खूबसूरत आवाज सबके दिलों तक पहुंच चुकी थी, और तभी इतना मोबाइल ये अभी जो जितने भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म, तभी यूट्यूब होता था, सीरीज बहुत ज्यादा होती सीरीज थी, का तो जो ट्रैवल की गाड़ी रहती थी, जो ट्रैवल्स चलती थी, वहां पे वो आपका जो रब्बा में तो मर गया, वो जो गीत था वो सब जगह पे चलता था। राइट। तब प्री वेडिंग थोड़ा सा बाहर आया था, उस पे भी आपके गाने बहुत चले, तो हर जगह पे गाना चल रहा था। पर 2011 से पहले आप मुंबई कब आए? मैं मुंबई जब 5.5 महीने का था तब आया था। मेरी पैदाइश के बाद मुझे यहाँ ले आए थे पापा। अच्छा। जब मैं 5.5 साल का था तब हम वापस गए थे, लेट 90s में। ओके। एक शादी अटेंड करने गए थे हम, तो उस शादी में डैड का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान में। वो एक्सीडेंट इतना मेजर था कि पापा को रिकवर होने के लिए 6 साल लग गए थे। अरे बाप रे। और पापा 6 साल तक बेड पे थे। मम्मी ने बहुत सेवा करी पापा की। हाँ। सेवा क्या करी, मतलब एक तरीके से ना सोई ना ठीक से खाना खाया पापा को, जब तक पापा पैर पे नहीं खड़े। उनके थाई की हड्डी जो थी वो 2 टुकड़ों में टूट गई थी, मतलब ऐसे अलग हो गई थी यहाँ की हड्डी। तो आप सोचिए, मेरे नाना जी ने जो उनके लिए प्रयास किए, उनकी सेवा करी, उस समय नाना जी ने खड़े खड़े एक जमीन का टुकड़ा बेच दिया बहुत बड़ा। अच्छा, तो सस्ते में। फाइनेंशियल क्राइसिस तभी उस दौरान हमें तो फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए थे कि पापा म्यूजिक लाइन में आ गए थे, तो हमारे जो दादीहाल वाले जो थे उन्होंने कहा कि ये तो कलाकार बन गए, इसको क्या हिस्सा देना जमीन में। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा मुझे, ये तो कलाकार बन गए, इसको हटाओ, इसको बेदखल ही कर दो ऑलमोस्ट। तो उन्होंने वो हिस्सा अपने पास रख लिया। और हाँ, क्योंकि मेरे एक ताऊ जी हैं, उनका नाम लूंगा। हालांकि सारे मेरे ताऊ जी सब खूबसूरत अच्छे इंसान थे, लेकिन घर परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एक्चुअली सब जगह पे यार ये तो कलाकार बन गया, ये तो लाइन से अलग हो गया, इसको छोड़ो। तो मेरे दीवान ताऊ जी, उन्होंने काफी पापा को सपोर्ट किया था उस वक्त। और अब ननिहाल पक्ष में मेरे नाना जी ने टेक ओवर किया पापा का ट्रीटमेंट एंड ऑल। जब उनको लगी थी तो फिर हमारे ददिहाल वालों ने बोला जी कोई बात नहीं,
अगर जहर फैल रहा है शरीर में तो लात काट दो, कोई बात नहीं। ओ पर नाना जी ने कहा कि नहीं, कि लात नहीं कटेगी। उन्होंने जर्मनी से उनके सारे जितने भी रॉड्स, ये वो जितने भी इक्विपमेंट्स उनको लगने वाले, जर्मनी से उन्होंने इंस्टॉल करवाए। और बहुत अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट बॉम्बे से कहीं से मंगवा के उन्होंने और राजस्थान में उनका ऑपरेट पूरा किया उनका जी। ऑपरेट किया। तो वो रोड उनकी काफी सालों तक रही, लेकिन पापा 12 साल के अंदर चलना शुरू कर दिया था पापा ने। अब 12 साल बहुत बड़ा गैप है। और घर परिवार तब तकरीबन आपको मैं 17.5 साल का हो गया था तब तक। हाँ, पर आप कितने भाई बहन टोटल? हम 4 बहन भाई हैं। हाँ एक ब्रदर बाइक एक्सीडेंट में चले गए। हाँ, वो कुछ एक बहुत साल बड़ी पहले। कहानी है, 2018 की बात है। 2018 की बात है। तब मैं फिर 17.5 का पापा को बॉम्बे लेके आया। मैं पापा मम्मी को मुंबई लेके आए। लेके आया। अच्छा, पहले पापा ने आपको मुंबई लाया था, फिर आप पापा जी को वापस मैं लेके आया। और बहुत ही कन्विंस करना पड़ा उनको, क्योंकि वो 6 साल के बाद पापा चलना शुरू हुई थोड़ा बहुत, बैसाखी से, इससे उससे। उन्होंने डिसाइड किया कि बॉम्बे स्ट्रगल तो होगा नहीं इस हालत में। कैसे हो? बट 17.5 साल में जब आप इनको लेके आए तो मुंबई में कोई रिश्तेदार था? रिश्तेदार बहुत थे, लेकिन तो मेरे मम्मी पापा का ये कहना था कि अपने दम पे करेंगे। तो फाइनेंशियल्स कैसी थी तब आपकी? बताता हूँ मैं आपको। तो जब 6 साल के बाद डैड थोड़ा बहुत चलना शुरू हुए, तो वहीं राजस्थान और पंजाब में पापा ने गुरबानी गाना शुरू कर दिया। तो मम्मी उनके साथ जाती थी। मैं छोटा सा था तो मैंने उनके साथ धीरे धीरे तबला बजाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से मुझे बहुत सारी स्टेज पे बहुत सारे और रागी जत्थे, गुरबानी गाने वाले, बहुत सुरीले लोगों को भी सुना, बहुत बेसुरों को भी सुना। तो एक मिक्स मैच था। फिर इसके बाद पापा को लोग जगराते में भी बुलाते थे। तो पापा उनसे कहते थे जगराते में मैं आऊंगा, लेकिन पेमेंट में डबल लूंगा। कैसे कैसे, आप तो इतना पैसे लेते हैं। बोला ठीक है, लेकिन वहाँ कुछ बेसुरे आएंगे, उनको सुनने की अलग पेमेंट है। अच्छा। तो ये जो कॉमेडी टाइमिंग है पापा जी की वजह से भी आई है? सब इनके पापा के, सब पापा का। आई एम रिप्रेजेंटिंग माय पापा। वाह। तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो भी उनकी बदौलत है। मैं जो खा रहा हूँ, जो पी रहा हूँ, जो अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, वो सब उन्हीं का है। मतलब मेरा कोई योगदान नहीं है। उनके संघर्ष का जो वजीफा है वो मुझे मिला है बस। वाह। तो आप पापा जी को और मम्मी जी को लेके आई, फिर आपने ये जागरण और छोटे जागरण, फिर उसके बाद में हाउस पार्टीज। किसी दोस्त ने कहा अरे यार हमारे यहाँ आ जाओ, आप कुछ लोगों को बुलाते हैं। ये कौन से साल की बात कर रहे हो तकरीबन? 2000। और 2000 से लेकर 2011 को मौसम ने शाहिद मालिया को देखा। राइट, सही बात है ना? तो मैं छोटा सा था, उनके साथ तबले बजाता था और गाना बजाना। ये 2000 और 2007 के बीच की बातें बता रहा हूँ। और फिर 11 को ये जो ब्रेक मिला जी, तो पर 2007 तक आपके फाइनेंशियल्स वही गुरुद्वारे साहब जाना। वहां पे पापा मम्मी के साथ बॉम्बे आ गए थे हम। तो सुबह लोग उठते नहीं थे, उससे पहले हम कुछ अमाउंट घर पे आ जाता था, छोटा मोटा। तो जो गुरुद्वारे में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो। और इसमें सब में 4 बहन भाई, खाना पीना सबका। सबके उठने से पहले हम लोग एक छोटा मोटा पैसा आ जाता था, जिससे 2-3 दिन निकल जाते थे हमारे। तो उसमें से कुछ कॉइन्स होते थे, वो कॉइन से मैं फिर कॉइन डाल के प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को, कंपोजर्स फोन करता था। फिल्म डायरेक्टरी से नंबर निकाल के। तब येलो पेजेस करके, येलो पेजेस वगैरह कोई डायरी थी, बहुत सारी थी। फिल्म डायरेक्टरी भी थी। उसमें कोई भी नंबर सही नहीं होता था। नहीं, एक्चुअली कभी वहां पे जो नौकर फोन उठाते थे वो खुद ही म्यूजिएटर बन जाते थे। अच्छा, ऐसे? हाँ, कौन तुम कौन? अच्छा ठीक है, कल फोन करना। वो कल कभी नहीं आता था। अच्छा, बहुत फोन किए। बहुत, मतलब 5 साल तक किया। बट 2007 में आपने ये सब बताया, तो अभी तो मला सगळ्यांना सांगायचं की म्हणजे हे अशक्य आहे. म्हणजे एखादा माणूस इथपर्यंत येणं आणि एवढ्या मोठ्या त्यांच्या वडिलांचा जो भीषण अपघात झाला, त्याच्यातनं त्यांना 10-12 वर्ष रिकवर होण्यासाठी झालं, आणि ती जबाबदारी एका भारतीय गायकाने घेतली, याच्यासारखी मोठी गोष्ट कुठेच नाहीये. म्हणजे विचार करा की संघर्ष केवढा आहे.
आणि असंच गाणं नहीं मिळालं, ऐसा ही गाना नहीं मिला. तो 2011 में जो ये पहला ब्रेक था ना आपका. मेजर ब्रेक किया था. उससे पहले मुझे संजय चौधरी जो है, सलील चौधरी साहब के बेटे हाँ. हैं, हमारे प्यार से पीपीदा कहते हैं, नमस्कार सर. तो उन्होंने मुझे एक बैकग्राउंड में बुलाया और उस बैकग्राउंड में मुझे भेजा था मेरे दोस्त सलील ने, सलील अमृते. अच्छा. हाँ. इज वेरी गुड कंपोजर, प्रोग्रामर. यस यस. हमारे साथी थे वो. तो सलील अमृते वहाँ पीपीदा के वहाँ पे, चौधरी साहब के वहाँ पे बैकग्राउंड कर रहे थे. ही इज ए म्यूजिशियन. तो उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया क्योंकि उस समय मैं आलाप में बहुत प्रसिद्ध था. गाने मुझे कोई देता नहीं था, आलाप में मुझे कोई छोड़ता नहीं था. आप जितने भी सीरियल उस दौर के देखते थे, जो एकता कपूर जी के, इसके उसके आलाप, उसमें बैकग्राउंड आलाप जो रोने आपकी थी. धोने के, हंसने के, सारे आलाप मेरे थे. कोई रो रहा था, किसी को मार रहे हैं, सरगम है वर्ग में, फिर कोई और किसी को मार रहे तो कैसा आलाप. किसी को मारने के वक्त यही आलाप था. हाँ ये वाला पीछे चल रहा है. कोई लड़की को देखा के रोमॅन्टिक हो गया. अच्छा. तो आपण हे अनेक जे सिरियल्स पाहिलेले आहेत त्याच्यात जे बॅकग्राऊंड आलाप असायचा तो शाहिद. हम इतना टीवी का वॉल्यूम बढ़ा लेते थे ना, क्योंकि मिक्सिंग में सीरियल के टाइम पे डायलॉग्स के पीछे पीछे आलाप आ रहा. तो अब हम आलाप सुनने के लिए इतना वॉल्यूम बढ़ाते थे, पड़ोसी आते थे, बोले कि इतना लाउड सीरियल देखते हो आप. अच्छा. मैं हम सीरियल ही देख रहे हैं, वो उसकी आवाज सुन रहे हैं. तो पीपीदा ने मुझे बुलाया. फिल्म का नाम था किसान. सोहेल खान प्रोडक्शन की एक फिल्म आई थी. जैकी श्रॉफ साहब जी, जैकी जी थे उसमें, बहुत बढ़िया. और अरबाज खान थे, जिया मिर्जा थी. हाँ बिल्कुल. तो पीपीदा ने मुझे बुलाया, बोला अच्छा ये शाहिद है, चलो शाहिद देखो यार, ये आपकी तारीफ सुनी हमने, आप जरा इस सीन पे है ना कुछ देखो. ये बाप बेटे का सीन है, छोटे बच्चे हैं, एक को लेके वो शहर जा रहा है, शहर भेज रहा है. बहुत बढ़िया फिल्म थी वो. बहुत अच्छी फिल्म थी. तो अंदर ना एक सिंगर के अंदर लालच जाग गया मेरे. मैंने कहा सर इसमें मैं आलाप करूंगा ना तो मेरे को फिर वही सीरियल वाली बात हो जाएगी, कोई पहचानेगा नहीं. मैंने एक फिल्म और में भी आलाप गाए थे उनके. वो फिल्म आई थी अतिथि तुम कब जाओगे, परेश रावल जी थे. परेश रावल जी. उसमें मैंने आलाप गाए पीछे बैकग्राउंड में. जब बहुत अच्छी फिल्म थी. सेट टूट जाता है, परेश रावल साहब को पकड़ के लेके जाते हैं अजय देवगन साहब. हाँ. तो उसमें पीछे आलाप चलता, वो भी मेरी आवाज से. हाँ. तो ये बिजू खोटे सर का सीन था. हाँ, कालियावाड़. कितने आदमी थे. हाँ, कितने आदमी थे. और जो डायरेक्टर है वो हमारे महेश मांजरेकर. नहीं, सतीश कौशिक जी वहां पे वो डायरेक्टर रहते हैं. और वो परेश रावल जी, कितने आदमी थे वो फिल्म. अच्छा, वो लास्ट का. तो पीपीदा ने आपको बुलाया. तो फिल्म में इतना आलाप दबा दिया था. मैं चंदन सिनेमा में फिल्म देखने गया, मेरे दोस्त को बोला मेरी आवाज है, इतना आवाज, हमने कान का वॉल्यूम लाउड करना पड़ा सुनने के लिए, इतना दबा दिया था आलाप. वेल, ये हमारी सक्सेस की स्टार्टिंग स्टोरी. किसान. तो ये सुनना दिग्विजय. इसमें मैंने पीपीदा से कहा, मैं सर मुझे आप अगर 10 मिनट देंगे तो मैं इसमें कुछ लिख के डाल देता हूँ, 1 मिनट का सीन है ये. अच्छा. बोला शाहिद यार आलाप गा दो आप, इसमें कहाँ राइटर को बुलाएंगे, कहाँ तुम फिर कंपोज करोगे, हम कंपोज करेंगे, अभी डायरेक्टर को प्रेजेंट करना है, बाहर बैठे हुए, आप आलाप गा दो, खत्म करो. बोले सर मुझे 10 मिनट दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ. बोला तुम्हारे पास 15 मिनट है, 16वें मिनट पे मैं अंदर आ जाऊंगा. मैंने सलील को बोला, सलील और एक भावेश भी थे. मैंने कहा भाई प्लीज मुझे ना सीन समझाओ क्या है. उन्होंने 1 मिनट पीछे किया, 1 मिनट आगे किया. मैंने कहा सीन ये है कि जैकी साहब के 2 बच्चे छोटे छोटे, अरबाज और सोहेल, उसमें से वो अरबाज को पढ़ने के लिए भेजते हैं बाहर. तो दोनों भाइयों का और बाप का इमोशन बस पे चढ़ाते हैं उसको, छोटे बेटे को, कि तुम छोटे या बड़े बेटे जो भी था, कि उनको जाते हुए बाप की आंखों में क्या इमोशन है. और उसके पीछे उन्होंने बोला था कि रब्बा कर देना, एक रब्बा रब्बा. तो वो फील आ जाता है. रब्बा तो मैं हर जगह करता हूँ एक्चुअली. अगर मैं यहाँ 4 लाइन गा दूंगा तो लोग मेरी आवाज सुन लेंगे, ये कौन है. और वो अंदर जो एक सिंगर मचल रहा था, अंदर एक सिंगर. तो मैंने इनके परमिशन से 15 मिनट लिए और मैंने फटाफट से लाइनें लिख दी, 3-4 लाइनें. और उसी कॉर्ड पे मैंने जो उनका बेसिक कॉर्ड जो बज रहा था हारमोनीज में, उसी में मैंने गा दिया. फिर भावेश ने कुछ कॉर्ड्स भी चेंज कर दिए उसमें. और लिखा आपने? मैंने खुद लिख दिया फटाफट से.
ओ। तो उसकी लाइनें थी कि मेरी जिंद दा लाडला हाँ। हो चलिया है दूर, मतलब कि दूर हो रहा है मुझसे। मेरी जिंद दा लाडला, समझ गया आप? हाँ मेरी जिंदगी का लाडला मेरी मतलब मुझसे दूर हो रहा है। आंखों अखा नू कवा रोन तो रुक जा, मेरी अखियां दा ए नूर। हाँ मैं आंखों से कह रहा हूँ हाँ। कि रोना मत, वरना ये नूर बह जाएगा आंखों का। वाह। मेरी आंखों का नूर है वो बह नहीं जाएगा। हम्म। कि जा पुत्रा तेरा रब राखा, मैं ते हाँ मजबूर। ये कि जा बेटा तेरा भगवान मालिक है, मैं मजबूर हूँ। लेट मी गेस, ये तो सीन पे लिखा है, पर ये आपके और आपके पिताजी पे लिखा बहुत मैच होता है, या शायद वो आपके सीन तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पिताजी को आप लेके आए थे और एक बार पिताजी आपको लेके आए थे, तो वो सब मेरे सामने अभी चित्र आ रहा था, और शायद ही आप पे। वो क्या था, थोड़ा सुनाएंगे? हाँ, तो मैंने उसको ऐसे कंपोज किया था, वही तुरंत तुरंत हो गया। मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया है दूर, अखा नू कवां रोण तो रुक जा, मेरी अखियां दा ए नूर। जा पुत्रा तेरा रब रखा, मैं ते हाँ मजबूर। मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया ए दूर, अखा नू कवां रोण तो रुक जा, मेरी अखियां दा ए नूर। क्या बात है यार, क्या बात है। वो आप ये गा रहे थे ना, तो मेरे सामने आपके पिताजी, आप, अम्मी जी, हम एक जगह पे गए थे, वो मेरे सामने चित्र आया, और जी वो भी उन्हीं का है सब, क्या वही बात दिशा और दिखाते हैं। ये रिकॉर्ड हो गया। तो पीपी दा का कहना क्या था आपको? पिपीदा ने आया और उन्होंने सुना नहीं था तब। वो नहीं, पिपीदा ने आके सुना। हाँ, 16वें मिनट शायद पर। तो 2 मिनट रुक, यहाँ पे डायरेक्टर साहब को बुलाया अंदर, उनको बुला के सुना, सीन ओके हो गया जहां तक उन्होंने बैकग्राउंड किया। मेरे को बोलते आप कहाँ थे इतने दिन? मैंने कहा सर मैं तो आपके स्टूडियो के बार बार ही घूम रहा था सर। कभी मेरी एक फिल्म आई थी वेडनेसडे, मैं उसमें आपसे गवाता, मैंने किसी से गवा दिया गाना, उसमें एक ही गाना था। बोले यार आप जैसे सिंगर बहुत मेरी तारीफें कर रहे थे, मुझे अच्छा भी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ज्यादा तारीफ कर रहे हैं या फिर मैं चढ़ जाऊंगा, क्या हो जाएगा मतलब। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने सुलझे हुए इंसान और कंपोजर ने मेरी तारीफ करी और मेरा हौसला बढ़ाया। सलील चौधरी साहब के बेटे अगर आपकी तारीफ करते हैं तो वाकई आपके अंदर, क्योंकि वो तारीफ करते नहीं जल्दी से किसी की, वो ऐसे प्यारे कलाकार हैं। तो बस वही है, वहीं से मेरे को एक थोड़ा सा अपने आप पे और यकीन शुरू हो गया। मेरे माँ बाप का यकीन तो मेरे साथ था ही, बट ऐसे गुणी लोगों का यकीन मेरी जिंदगी में और ऐड हुआ, तो मैं मच कॉन्फिडेंट हो गया। और फिर उन्होंने मुझे गुरबानी के लिए बुलाया, यमला पगला दीवाना में 2008 जो 9 फर्स्ट 10 की 9 9 10। जी जी। तो उसमें फिल्म स्टार्ट होती है मेरी आवाज से, और फिल्म का क्लाइमैक्स भी मेरी वॉइस भी है गुरबानी से। ओहो। तो मैं गुरबानी का छोटा एक गुटका लेके गया था साथ में, उसको गुटका बोलते हैं, छोटे मिनी गुरबानी जो। तो मेरे को थोड़ी बहुत गुरमुखी पढ़नी आती है, पंजाबी। तो मैंने सीन देखा, तो वहां पे गुरुद्वारे का सीन था, धर्म जी, सनी पाजी और बॉबी देओल तीनों मिलते हैं। तो मैंने वहां पे गुरबानी में से निकाला, वो भी मेरी मम्मी और डैड की कॉम्पोजिशन ही थी, उसको मैंने अलग तरीके से थोड़ा करके गाया कि ठाकुर तुम सरनाई आया। उसमें एक लाइन थी, बिछड़त आन मिलाया, तो वो बिछड़े में आपस में मिलते हैं, और वो क्या गुरबानी उस सीन के साथ ब्लेंड हुई। और वो 1 मिनट का एक पोर्शन था, सत्यनाम, मैं भी सर पे कपड़ा नहीं है मेरे, ये तो मैं सुना देता बस। तो उसमें फर्स्ट टाइम बैकग्राउंड स्कोर से उस पार्ट को निकाल के सीडी के टाइटल में डाला, जो पहला मेरा नाम आया था वहां पे जी। तो किसान में भी मुझे डब्बू मलिक साहब ढूंढ रहे थे,
उन्होंने पंची जलोन भी एक लिरिसिस्ट हमारे बहुत ही अजीज हैं, उनको कहा कि यार ये लड़का कौन, मैंने फिल्म देखी तो मुझे वो जिंददा लाडला किसने गा दिया ये, हमने तो कोई और भी कंपोजर थे उसमें, शायद अनु मलिक जी नहीं थे, और भी कंपोजर थे, उन्होंने बोला कि यार ये गाना कहाँ से आ गया इसमें, बैकग्राउंड में अपने आप कैसे आ गया। तो डब्बू मलिक जी ने मुझे बुलाया और बोला शाहिद यार आपने तो रूह निकाल दी, इतना खूबसूरत, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद प्यार दिया अपना डब्बू जी ने। और अभी मेरे पापा के जन्मदिन पे भी डब्बू जी आए थे, हाँ, बहुत प्यार आशीर्वाद दिया उन्होंने, अनु मलिक जी और अब्बू मलिक जी, अभी फैमिली है हमारी माशाल्लाह। 23 सप्टेंबर 2011 पंकज कपूर दिग्दर्शित 23 सप्टेंबर 2011 पंकज कपूर दिग्दर्शित, गीतकार इरशाद कामिल, संगीत दिग्दर्शक प्रीतम, शाहिद कपूर, सोनम कपूर आणि बरीच मोठी टीम. त्यात सोनूजींनी पण गाणं गायलं होतं, श्रेया घोषालांनी पण गाणं गायलं होतं आणि त्यात एक ध्रुव तारा म्हणजे एक पोल स्टार भी था. आप वो पोल स्टार का नाम है शाहिद मालिया. और 2011 में एक धुन, आवाज सारे हिंदुस्तान के बाहर सबने वो गीत सुना और उस गीत में शाहिद मालिया के पापा का सपना पूरा किया. बेशक, you can say that. Right. और वो 23 सितंबर 2011 ये फिल्म आपको, क्योंकि मैं उस पर वापस आऊंगा कि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स तो आपके साथ चल रहे थे, चल ही रहेंगे ऑब्वियसली. तो बहुत सारे अपने इतने कॉइन बॉक्स में कॉइन डाल के फिर आपने किसान की, फिर यमला पगला दीवाना की, फिर आपने, आपका सबसे ज्यादा कि आप पे जो आपके माता पिता के जो संस्कार है, आप किसी को मिलते हो तो वो आप उसको एक परिवार बना लेते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो इसी चीज के, आपके संस्कार की वजह से आप में जो आपकी जो परवरिश हुई है और ये आप आगे लेते गए और फिर आपको ये मौसम फिल्म मिली, ऐसा मैं सोचता हूँ. बिकॉज ऑफ योर वॉइस, बिकॉज ऑफ योर फादर, आप पे जो कुछ भी उन्होंने, उनकी सीख आपको मिली है संगीत क्षेत्र में, और आपका नेचर. क्योंकि आपने एक बार मुझे कहा था कि इंसान, अगर कौन सा इंसान खूबसूरत है, वो सबके बारे में अच्छा सोचता है, वो इंसान खूबसूरत है. सही बात है. एक बार आपने, तो ये मौसम फिल्म मिली कैसे? मेरा मौसम अच्छा था. तो भगवान का मूड अच्छा था. अच्छा. और ऊपर वाले का करम होता है, जर्रे पे जब रोशनी पड़ती है तो वो जर्रा पे चमक जाता है. वाह. तो वैसा कुछ हुआ मेरे साथ. मेरी लगन मेहनत तो थी, साथ में मेरे माँ बाप की दुआएं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी उसके साथ. भले ही और किसी की हो ना, माँ बाप की दुआएं इतनी कठोर कठिन थी कि वो दिन आ गया. फिर तो हम 1 साल पहले उस गाने के आने से पहले प्रीतम सर से मिले, मैं और कुमार जो आजकल के बहुत ही कमाल के लिरिसिस्ट हैं, नंबर 1 लिरिसिस्ट हैं, और उनके हर गाने मकबूल हो रहे हैं आजकल. तो उस समय हम दोनों स्ट्रगल कर रहे थे आपस में. अच्छा. आपस में मतलब अपने अपनी फील्ड में. तो मैं हर इंटरव्यू में ऐसा बोलता हूँ कि हमारा दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ था वर्बली कि अगर मैं कामयाब हो गया तो मैं तुम्हें खींच लूंगा. अच्छा. तुम हो गए कामयाब तो तुम मुझे खींच लेना. ओके. कुमार मुझसे पहले आए थे बॉम्बे और काफी लोगों से मिल चुके थे वो, और मुझे हर जगह प्रमोट करना, और मैं भी उनको हर जगह प्रमोट करता था. अपने अपने लेवल पे कर रहे थे. तो एक दिन उन्होंने प्रीतम दा से मेरे बारे में कहा क्या, मुझे लेके साथ में चले गए. उनके साथ वो कुछ कर रहे थे काम, देसी बॉयज या कुछ फिल्म आ रही थी उस वक्त. हालांकि कुमार का ही पहले काम हुआ और कुमार ने मुझे खींचना शुरू किया. फिर उन्होंने मुझे काफ़ी कंपोजर से मिलाया, विशाल शेखर साहब से मिलवाया, आपके राजू सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे लोग, सिद्धार्थ सुहास. प्रीतम दा के यहाँ पे हम साथ में थे. तो प्रीतम दा को बोला कि शायद बहुत अच्छा गाता है, इतना ही बोला उन्होंने. तो प्रीतम दा ने सुना नहीं था उस वक्त. आपको सुना ही नहीं था? सुना ही. अच्छा. तो वहाँ पे प्रीतम दा के स्टूडियो में बहुत सारे और सिंगर्स भी वहाँ बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं वहाँ पे. मतलब कभी भी कोई भी गाना अगर कोई हो तो वो गा सकते हैं. मतलब वहाँ पे एक ऐसा माहौल है प्रीतम दा के, वहाँ पे किसी को भी मौका मिल सकता है वहाँ पे. तो अच्छा. पर मैं वो नहीं कर पाता था, मुझसे वहाँ खड़ा मतलब रहा नहीं जाता था. मैं दादा से मैं मिल लिया,
फिर मैं कुमार के साथ कभी आऊंगा, फिर या कभी मुझे कहीं और भी तो स्ट्रगल करना होता है ना, मतलब कहीं और भी फिल्में बन रही है और भी कंपोजर सोच रहे होंगे कि कोई सिंगर मिल जाए, तो मैं एक वक्त अपना एक जगह पे नहीं रखता था। एक दिन में मैं कम से कम 10-12 लोगों से मिलता था, डेली का था मेरा routine। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि यार तुम तो मतलब एक चक्र हो, तुम चलते रहते हो। नहीं, बट एक्चुअली ये करना ही चाहिए ना, क्योंकि कितनी मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब मुझे कुछ काम मिल जाएगा, मैं कुछ कर लूंगा ना। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि एक जगह पानी ठहरता है तो वो पानी भी खराब हो जाता है, सही बात है। पानी को बहते रहना चाहिए। खैर, अब 1 साल मुझे प्रीतम दा से मिलते हुए हो गया था। 2010 हाँ, की बात है ये। तो काफी वक्त प्रीतम दा के साथ रात को कहीं पे खाना खाने भी जा रहे हैं, कहीं पे घूमने भी जा रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं रात के 3-4-5 बजे तक। तो एक दिन ऐसा आया जब प्रीतम दा मतलब हेलो हाय अच्छी हो गई थी उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा शाहिद मेरा गाना गाओगे आप? तो मुझे अचानक से स्टार वाली फील आई। मैं सर, मैं तो बिजी हूँ। बोला, "हैं?" मैं कहा सर 1 साल हो गया मुझे आपके स्टूडियो में घूमते हुए, और मैं इसी दिन का वेट कर रहा हूँ, आप मुझसे परमिशन ले रहे हो कि मेरा गाना गाओगे? मैं कहा मैं गाऊंगा, जरूर गाऊंगा, गवाही तो ऐसी है मुझसे। प्रीतम सर बहुत स्वीट है, बहुत प्यारे इंसान है, और एक्चुअली हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए उनसे। अभी मैंने वो गाना गाया तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक स्क्रैच गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे उस गाने के लिए चुना। अब मुझे प्रीतम दा ने सुना भी नहीं था, लेकिन उनको इतना यकीन था कि अगर कुमार ने बोला है या इसने बोला है कि अच्छा गाता, तो शायद इसको एक बार खड़ा करते हैं भाई। मैंने गाना गाया उनका वो, और वो गाना था रब्बा मैं तो मर गया। तो प्रीतम दा के वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हैं, राना, आशीष पंडित, अरिजीत भी वहीं थे उन दोनों। हाँ। अरिजीत भी वहीं दादा को असिस्ट कर रहे थे, और भी लोग थे, सनी अमार, वहीं सब दादा को असिस्ट कर रहे थे। तो मुझे 1 घंटे तक गवाया उन्होंने, फिर बोला यार क्या गा रहे हो तुम यार, मतलब सबने ऐसा रिस्पॉन्स दिया, व्हाट इज दिस। आशीष पंडित ने मुझे कोई कमेंट बोला था, मैं वो याद है मुझे अभी तक, वो मेरे दिमाग में घर कर गया। मैंने कहा यार सही बोल रहे हैं, कुछ करते हैं। फिर मैंने गाया एक टेक, ये चाहिए था, ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा, तो एक गाने को निभाने के लिए जरूरी नहीं कि उसमें मुर्गियां मुर्गियां डाल दो आप, और उसमें हाँ बिल्कुल, अब गला तैयार है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रेलगाड़ी बना दो गाने की। हाँ सही बात है। तो मुझे जब कॉम्पोजिशन सुनाई तो मैंने सुनी, जब मैंने कॉम्पोजिशन तो मैंने बहुत सिंपल कॉम्पोजिशन, इसमें तो मैं मुर्गियां इधर लगाऊंगा उधर लगाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गाने को मैं उड़ा दूंगा। फिर आई वॉज रॉन्ग। देखो ये दिल बेकाबू कर गया, आंखों आंखों में लाखों गला कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया। अब इसको तो मैं ऐसे गाऊंगा। हाँ, बोल भाई रुक जा अभी इतना काम नहीं कर रहे हैं। बोले एकदम सीधा। मेरे मन में क्या है पता है कि इनको समझ ही नहीं है संगीत की, इन लोगों को। मैं सीधा सीधा गा देता हूँ। मेरा मुंह इतना सा हो गया, मैं वो आशीष पाजी ने मुझे कुछ बोला, उससे मेरा मूड हो गया एकदम ऐसे। मैं क्या इनको समझ नहीं है संगीत की, और मैं इसे गा रहा हूँ। मैंने कहा मैं इसमें एक मुर्की लूंगा ही नहीं, मैं गाने में एक भी मुर्की नहीं लूंगा। नहीं, आप पूरा गाना सुनिए, हाँ, स्कोप हर जगह है, लेकिन ऐसा लगता है मुर्की होगी, पर एक भी मुर्की नहीं है। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आंखों आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे। ऐसे अंतरा, मौसम के आजाद परिंदे हाथों में है उसके, या वो बहारों सी है, सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है। मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, जाने क्या क्या दो आंखों में मैं पढ़ गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे। एक भी मुर्गी नहीं है। नहीं है, पर इसके पहले का बहुत ऐसा, वो एक बार प्लीज। जो मैं सोच रहा था वो, हाँ वो आंखों आंखों में वो लाखों गला कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, हाँ, शदाई मुझे कर
ये स्टेज की गायकी है, एक्चुअली प्लेबैक और सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से इज ए विलेज बॉय, एग्जैक्टली। ही डजंट नो दैट काइंड ऑफ क्लासिकल। और आपने वो, हाँ सही बात है, बट उनके थॉट्स उनकी जगह पे। और ये जो ऑडियंस है वो भी हम करना चाहिए, वो भी गाना चाहिए। ऑलरेडी एक सही बात ट्रिकी कॉम्पोजिशन है ये, इट्स नॉट ए सिंपल कॉम्पोजिशन। बहुत ट्रिकी है। ये कॉम्पोजिशन गाने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत उसमें बड़ी गायकी ऐड करके और कॉम्प्लिकेटेड और वो एक क्या कहते हैं ना उसको, बहुत वेट है। वेट है। और मैंने काफी कुछ सीखा उन सब से। आई लव आशीष पंडित जी, सनी अमार साहब और आशीष, बॉबी एंड राणा दा, अरिजीत हमारे भाई वहाँ पे बहुत उन्होंने मेहनत करी है। बहुत मैंने अरिजीत को देखा है शुरू से, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी मेहनती बंदा। कभी बात होती है अरिजीत सिंह साहब से क्या है अभी तो हाल ही में? हाँ हाँ, स्वीट हार्ट इज वेरी, आप दुनिया जानती है उसकी तारीफ, मैं क्या करूँ। ही इज वन ऑफ ही इज ओनली वन ग्रेट सिंगर ऑफ इंडस्ट्री। सोनू साहब तो हमारे जान है, जिगर है। सोनू निगम साहब, डेली उनसे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है सोनू जी वाह। से। रफ़ी साहब के बाद, रफ़ी साहब के साथ सोनू निगम साहब, मतलब बहुत बड़ी बात है। हमारे साहब हैं सोनू निगम साहब। तो ऐसे ये फिल्म का आपको मौका मिला और तो प्रीतम दा ने आपको ये गाना अच्छा मैं आगे बताता हूँ। अब वो गाना गाने के बाद मुझे नहीं पता था कि गाना, मुझे तो पता था कि आएगा आएगा आएगा। तो आई स्टार्टेड कॉलिंग टू द प्रीतम सर ऑफिस। अब शुरू में उन्होंने एंटरटेन किया, फिर बाद में किसी ने फोन उठाया नहीं बात, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या प्रोसीजर है। ये आप जो मुझे कह रहे हो, हाँ ये आप फर्स्ट टाइम कह रहे हो ये सब चीजें? मीन्स हमारी जो बात हो रही है ऑलमोस्ट, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता था कि वो क्योंकि मैंने ये स्क्रैच था। आई डोंट नो, मैंने ये कभी सुना नहीं था, आज पहली बार सुन रहा हूँ। इट वाज अ स्क्रैच, इट वाज प्रेजेंटेशन। ओके। बट मैंने सोचा कि मैंने गा दिया गाना। हाँ, वो धक 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 बहुत इतनी होगी, मैं बार बार फोन करूँ, मैं कहा सर वो गाना आ रहा है ना मेरे फिल्म में, आ रहा है ना? बोला हाँ जी आएगा आएगा। प्रीतम दा बोलते थे? प्रीतम दा नहीं, उनके ऑफिस में जो भी लोग थे काम करते थे, मैंने सबका सर खा लिया था एक्चुअली। मुझे वो प्रोफेशनलिज्म नहीं पता था इतना। मैं एक सिंगर की तरह के एक्साइटमेंट में हमेशा, स्टार्टिंग में होता है सर, सबका होता है। हाँ, तो उन्होंने बाद में फिर बोला यार शायद क्या डेली एक फोन आता है, इट्स लाइक। फिर एक साल ही बीत गया, फिर एक गाने के लिए और बुलाया मुझे, एक तू ही। हाँ। फिर उसके 6 महीने तक एक तू ही का भी कोई, मैंने कहा, फिर मुझे एक बार फोन आया कि शायद वो आपने गाना गाया था एक तू ही, बॉबी का फोन है। मैं कहा हाँ जी कि उसमें कोरस कर रहा है। तो मैंने तुरंत कुमार को कॉल लगाया, मैंने कहा कुमार मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब दादा को तो आपने सोलो सिंगर ही बोला था ना कि मैं सोलो सिंगिंग करता हूँ। बोले यार दादा ने बुलाया तो क्या सोलो क्या कोरस कर लो ना यार दादा। मैंने कहा कर लूँगा दादा के लिए मैं, बट मुझे ना सोलो प्लेबैक सिंगर बनना है, मुझे कोरस सिंगर नहीं बनना है, इतने सालों से लगा हुआ। फिर भी मैं चला गया स्टूडियो, तो वहाँ पे और भी 2 अच्छे सिंगर जो आज बहुत बड़ा काम, अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे कोरस गा रहे थे। कौन थे वो? नाम नहीं लूंगा मैं। अच्छा। उसमें वो गा रहे थे, तो मुझे उनके साथ खड़ा कर, हम तीनों गा रहे हैं तीनों। अब सोलो सिंगर्स का क्या होता है कि वो साथ में मिलके नहीं गाते, वो कोई इधर निकल रहा है कोई इधर निकल रहा है। और कोरस सिंगर का एक मेंटालिटी होता है कि वो एक साथ ऐसे मिल के गाएंगे। हमने 2.5 घंटे मेहनत करी, हमसे कोरस भी नहीं हुआ, हमें पैकअप करवा दिया गया। फिर जो एक तू मैंने गाया था पहले, उसको गाने के लिए किसी और सिंगर को बुलाया था। मैं उन सिंगर को देख रहा हूँ कि ये गाना मेरा गा देंगे, जो 6 महीने पहले आपकी आवाज में रिकॉर्ड किया था। उसी गाने को रीडअप के लिए किसी और सिंगर को बुलाया उन्होंने, और आप उसके लिए मैं देख रहा हूँ ये सिंगर गाएंगे, फिर हम चले गए। फिर मैंने अपना बाइक उठाया, आई वेंट टू द स्टूडियो, अनदर स्टूडियो, स्ट्रगल करने चला गया कहीं इधर उधर, काम मांग गया। फिर 3-4 घंटे बाद मुझे बॉबी का फोन आया, बोला शायद आ जाओ स्टूडियो आ जाओ। तो मैं चला गया, मैंने कहा चलो भी वापस कोरस करेंगे वो लोग। कहानी यहाँ से बदलती है। तो तभी पैसे इंपॉर्टेंट थे आपको? पैसे, फाइनेंशियल पैसे, मैं क्या हमसे पैसे लेके घुमा दो कोई, लेकिन बट तब आपकी फाइनेंशियल्स कैसी थी? फाइनेंशियल ऐसी थी कि दिन में 20 कप चाय मिलती थी, खाना खाते नहीं दिन भर। बट
आपकी पूरी परिवार आपके साथ वो यहाँ पे थे? वो खा पी रहे थे घर पे, लेकिन मैं जो घर से निकल जाता था मुझे भूख लगती थी 4-5 बार, बट इस दौरान चाय से आपके भूख मिटाता था। बट मौसम से पहले इस दौरान आपके शोज वगैरह हुआ करते थे फिर आपके? होते थे बहुत कम, बहुत ही कम पैसों में मेरे शोज होते थे, नॉट दैट गुड ग्रेट मनी। बट कमाने वाले सिर्फ आप ही थे ना? मैं और पापा भी कीर्तन कर रहे थे मेरे, हम हाँ, साथ में जैसे कीर्तन आपने मुझे कीर्तन ही था हमारा खाने पीने का जरिया। कीर्तन, कहीं पे कोई भजनों का कार्यक्रम, या फिर तो जैसे जैसे लगान में एक शॉट है कि आखिरी बॉल जो भुवन का होता है, और जो एक वो है ना वो आपने लगान फिल्म सबने देखी हाँ है। हाँ बिल्कुल। तो लास्ट में है ना वो जो फाइट है ना, तो वो ठीक है 3 गुना लगान भरेंगे, अभी क्या होगा क्या नहीं, वो तो ठीक है, पर उसमें है ना एक वो जो है ना एक उम्मीद लगाए बैठता है पूरा गांव, एक उम्मीद पे। और ये उम्मीद किसके लिए है कि अगर ये बंदे ने आज ये प्रूफ करके दिखाया तो इस जैसे हजारों परिवार सपना देखना शुरू कर दे जिन्होंने बंद किया था। सो दैट इज काइंड ऑफ दैट। तो ऐसे आपके पिताजी और घर वाले तो एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि यस, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। एकदम एकदम सही बोल रहे हैं। सो 2011 में वापस उन्होंने 4 घंटे के बाद फोन किया, तो आपको लगा कि ये कोरस के लिए वापस बुला रहे हैं, और आप हाँ, गए और कहानी बदली। ये क्या कहानी में बदली? जैसे मैं स्टूडियो में बाइक लेके एंटर हुआ तो प्रीतम दा बाहर खड़े हैं स्टूडियो के, कृष्णा स्टूडियो, एक स्टूडियो काफी स्पेशियस हाँ। स्टूडियो है, सब लोग स्टूडियो के बाहर आ गए थे। पंकज कपूर खड़े हैं, शाहिद कपूर खड़े हैं, ओह, इरशाद कामिल हैं, सुप्रिया पाठक जी हैं, हाँ, सब बाहर खड़े हैं। मैं जैसे घुसा तो प्रीतम दा ने मेरा बाइक पकड़ लिया ऐसे, रुक 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 जल्दी रुको। मैंने क्या हो गया, जल्दी मेरे साथ आ, मेरे साथ आ। पंकज जी ये शाहिद है। मैंने कहा मुझे ऐसे पकड़ रहे हैं, मैं कोई माइक चोर के थोड़ी भाग गया। कि काके तूने क्या गा दिया यार, क्या गाना। प्रीतम दा ने बोला, पंकज कपूर जी ने बोला। प्रीतम दा सर वेरी हैप्पी कि आज कुछ हिस्ट्री बनने वाली है। बोले ये शाहिद है सर, इसने गाया है। काके यार तूने क्या गा दिया यार, वो हमारे सिंगर आए थे वो नहीं गा पाए, आपका गाया हुआ नहीं गा पाए वो, तू साडा गाना गा दे, ऐसा करके ना इन्होंने बोला। पंकज जी ने साडा गाना गा दिया। मैं पंकज जी मैंने हाथ पकड़ लिया उनकी, मैंने कहा सर मैं गाने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे यकीन दिला दो कि मैं ही गाऊंगा तो मैं गा दूंगा, मुझसे गाया जाएगा। मैं मतलब बोला मैं तेरे साथ हूँ, तू गा रहा है गाना ये। अब इतना तो बोल दिया उन्होंने। अब इतने सालों की मेहनत के बाद अगर कोई कह दे विश्वास के साथ, प्रीतम दा और पंकज कपूर जैसे लोग, पंकज कपूर, तो मैं बेहोश नहीं हुआ, बाकी मुझ में कुछ रहा नहीं। माइक पे मैं खड़ा हूँ तो उनको महसूस हो गया, शाम के 7 बज चुके थे, कि ये घबरा गया है, ये नर्वस हो गया है। एक काम करते शायद आप प्रीतम दा के स्टूडियो में कर लेना, हम आपको ओके कर रहे हैं, तालियां पैकअप, और सब निकल। मैं वहां से निकल के सीधा हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया। एडमिट, मुझे एंजाइटी हो गई। मैंने कहा मुझे कैसे मिल सकता काम, मुझे गाना कैसे मिल सकता है। इतने ताने, इतना और ये सब स्ट्रगल में भाई कुछ अपनी बहुत हमारी मजा देखते हैं। ये तो आपके साथ बहुत बार हो गया होगा अपने, यानी नॉट घर वाले, पर जो हम जिस पर ट्रस्ट करते हैं तो वो मजा लेते हैं, इसका क्या, ये तो हुआ ही होगा। उसके बाद तो सबने जी लगाना शुरू कर दिया, साहब लगाना शुरू कर दिया, सर, भाई, मेरे सरनेम बदल गए, शाहिद भाई, शाहिद साहब, शाहिद जी, माल्या जी। जब आपने वो थिएटर में जाके सुना, हाँ ये बड़ी अच्छी स्टोरी है। जब हम प्रीमियर था उस फिल्म का, और आईमैक्स वडाला में था, और वहाँ के सब थिएटर में मतलब प्रीमियर ही था, और मैं रेड कारपेट पे चल रहा हूँ। प्रीतम दा मुझे अपनी गाड़ी मर्सिडीज में लेके गए, और वहां पहुंचते अनिल कपूर साहब, सोनम, पंकज जी और शाहिद कपूर सर, हम सब हाथ पकड़ के चल रहे हैं रेड कारपेट पे, खच 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 खच। अब वो ओम शांति ओम फिल्म का सीन था ना, शाहरुख खान और दीपिका जब जा रही होती है, मेरे को वो वाला फील आ रहा था अंदर से, खच 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 एकदम। मैंने कहा लाइफ यार एकदम, और ऊपर गाना बज रहा वहां पे, इंटरल्यूड ऑफ रब्बा मैं तो मर गया। एग्जैक्टली। गेस्ट लिस्ट में जिससे भी टकरा रहा हूँ कोई एक्टर निकल, मतलब हीरो, कंपोजर, बड़े बड़े,
अब जी मैं थिएटर में बैठा और बड़ी बड़ी स्क्रीन है एकदम, मैं बैठा फिल्म देखने वहाँ पे। तो फिल्म शुरू हुई राइट 9 बजे, फिल्म के टाइटल चल रहे हैं, फिर उसके बाद में शुरू डायलॉग्स ये है वो है। जैसे मेरा गाना आया, मेरी धड़कनें फिर से तेज हो गई, एंग्जाइटी, फिर एंजाइटी हो गई। प्रीतमदा के पास बैठे थे, पंकज जी आगे बैठे हुए थे, थिएटर खचाखच भरा हुआ, और 3-4 थिएटर वहां पे, फिल्म भी चारों पे सेम टाइम एक ही प्रीमियर हो रहा था फिल्म का। अब मेरी सांसें बंद हो रही हैं, मैं अपना गाना सुनूंगा तब तक मैं मर जाऊंगा इधर। रीजन ये था दिग्विजय कि मेरे पापा का स्ट्रगल, जो 20-25 साल का स्ट्रगल उनका, और 15 साल मेरे पकड़ लो आप, 30-40 साल का स्ट्रगल, उसके बाद में आपको एक 5 मिनट, एक 5.5 मिनट का गाना मिलना। अरे बाप रे, अरे कितनी मोटी गोष्ट बोल रही 40 साल बाद 40 साल सिर्फ आपने 5 मिनट के गाने, 40 साल में 5 मिनट, 5 मिनट का गाना, तो आपकी धड़कनें तेज नहीं होगी, आपको पसीना नहीं आएगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी। मैं गाने अपना सुन ही नहीं पाया, पर मुखड़े में मैं निकल के प्रीतम दा बोले रुको रुको पंकज जी को बुरा, मैं कहा सर अगर मैं बैठ गया तो सबको बुरा लगेगा, मैं मर जाऊंगा इधर ही। मैंने रिक्वेस्ट करके वहां से भागा, मैं भागा क्या, मैंने आया मर्सिडीज में था, मैं गया टैक्सी में, जाके मैं सीधा हॉस्पिटल में जाके मैं एडमिट हो गया, मुझे ऑक्सीजन लगी है। अरे बाप रे, मैंने घर पे भी फोन नहीं किया, मुझे ब्रेथलेसनेस ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, मैं इतने ज्यादा हाइपर एंजाइटी हो गई मुझे, और खुशी के आंसू नहीं, खुशी की धड़कनें बढ़ गई। 2 घंटे उन्होंने 15-20 मिनट में मुझे नॉर्मल कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप 2 घंटे तक यहाँ से जाएंगे नहीं। और मैं खुशी से ड्रिप लगा के मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल में सो रहा हूँ। मैं कहा यार अपना गाना आ गया। 2 घंटे बाद मैंने घर पे फोन किया, मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में हूँ घर पे। बोला हॉस्पिटल क्यों गया, मैंने फिर बताई सारी बातें। बोला कि तुम घर के पास आके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बताना तो चाहिए। मैंने कहा मम्मी हैंडल तो नहीं कर पा रहा था मैं, मुझे बहुत कुछ हो जाता आज, बट फिर भी बताने लायक भी नहीं था, मैं सिचुएशन में नहीं था कि आपको बताऊं, सिर्फ डॉक्टर दिखाई दे रहा था मुझे। और जब ये गाना आया तब मेरे दोस्त ने फोन किया था, भरत ने, तो मैंने कहा यार ये किसी और की वॉइस में होगा, आप मुझे, नहीं शायद पाजी, सुबह 7:45 बजे। फिर मैंने श्योर किया, तब मम्मी डैडी का आवाज, मम्मी देखो गाना आ गया, वैसे आके देख रहे गाना, आंसू उनके चालू हो गए। तो मैंने उनको बोला, चेयर दे दी मैंने दोनों को, मैं बैठ के रोइए आप। ओहो, मैंने चुप नहीं कराया उनको, मैंने कहा आप बैठ के रोइए, क्योंकि ये आपकी मेहनत है, ये खुशी के आंसू हैं, बहने दो। खैर अभी तो गाने गाए हैं, अभी तो मैं स्टार बनना बाकी है अभी उसके बाद स्टार बनने के बाद सुपर स्टार बनना है मुझे, उसके बाद में फिर क्या पता मैं फ्लॉप हो जाऊं, डाउनफॉल आ जाए, फिर उसके बाद मेरा कम बैक होगा। ये सारी चीजें अभी बाकी हैं, अभी तो मेरी एंट्री भी नहीं हुई है। अच्छा। आपके पिताजी कृष्ण कुमार जी आपको लेके आए, फिर वापस गए, आप उनको लेके आए, और उनका सपना आपने पूरा किया। फिल्म की लिस्ट है मेरे पास बहुत, कितनी फिल्म से, उड़ता पंजाब, एक कुड़ी आपका गाना, हैरी मेट सेजल, कला, वो तो एक कुड़ी जिदाना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है, अमित त्रिवेदी सर। तो अमित त्रिवेदी सर का नाम जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि प्रीतम सर के बाद जो मेरी जिंदगी में एक कमाल के इंसान आए, कंपोजर आए, उनका नाम है अमित त्रिवेदी। और सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके जो भी गाने मैंने गाए, लव शब्द चिकन खुराना हो, चाहे एक कुड़ी हो, हंसना चले, चिट्टा वे, फिर आपके उसके बाद में हो मैं गया हंजुआ दरिया, अमित त्रिवेदी सर। क्या साड़ी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह, साड़ी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई, ये गाना भी बहुत अच्छा था। और अभी एक फिल्म आई थी कला के गाने, बिखरने का मुझको, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको, तो बता जरा। इसी फिल्म के और गाने थे रुबाइयां, जो स्वानंद किरकिरे साहब ने लिखा है। स्वानंद किरकिरे,
और इस फिल्म का एक निर्भय निर्भय जो कबीर और उनका था, तो एक और गाना था उड़ जाएगा हंस अकेला, ये भी कबीर साहब की रचना थी शायद। तो हमारी अन्विता जो डायरेक्टर हैं उनको मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ इस फिल्म के लिए। वरुण ग्रोवर, कौसर मुनीर, अमिताभ भट्टाचार्य, कुमार और शैली पाजी बहुत अच्छे गाने लिखे उन्होंने मेरे लिए। सोहेल सेन हमारे भाई हैं, बहुत ही कमाल के इंसान और बहुत ही अच्छे कंपोजर। तो उनका शुरुआती दौर का मेरा गाना था मेरे ब्रदर की दुल्हन, तू दो धारी तलवार यार, और उन्होंने मुझे गाना गवाया, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन से वो गाना बाहर आया। और वो गाना था साइया हुण मैं की करा साइया, गुंडे फिल्म का गाना था, गुंडे का फिल्म का गाना, और इरशाद भाई का लिखा हुआ, सोहेल सेन का म्यूजिक। सोहेल सेन इज रियली वेरी ग्रेट पर्सन, स्वीट हार्ट, बहुत अच्छे गाने उन्होंने दिए मुझे। हैप्पी भाग जाएगी 1 और 2 के भी गाने, फैंटास्टिक सॉन्ग्स। या उनसे बहुत अच्छा राब्ता है हमारा और प्यार है उनसे। फिर आपके शंकर रसालना लॉय साहब के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया। एक फिल्म आई थी पंगा, ये फिल्म थी 2 स्टेट्स, अर्जुन कपूर और आलिया जी की, वो भी बहुत बढ़िया सॉन्ग है आपका। और फिर आपके विशाल शेखर साहब के साथ मैंने 2 फिल्मों में गाया। एक तो आपने सुना मुंडा कुक्कड़ कमालदार, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। फिर अगेन प्रीतम जी के साथ में इतने गाने आए तेरी कुड़माई के दिन, ये तो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जो फिल्म आई थी रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, जिससे मिला मुझे फिल्म फेयर नॉमिनेशन आपको। तो थैंक यू अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम सर एंड करण जौहर साहब एंड धर्मा प्रोडक्शन और आलिया एंड रणबीर, लव यू ऑल। शाहिद भाई, आपकी डार्क साइड क्या है? डार्क साइड में खुद डार्क हूँ मैं गोरा नहीं हूँ, मेरे डार्क साइड क्या हो सकता है? Not about that. मेरे बाल डार्क साइड है। नहीं, not about that dark side. गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है। बिल्कुल आता है यानी कैसा? देखिए, गुस्सा एक जिंदा इंसान की निशानी है। वाह। कहते हैं कि मुर्दा पानी के बहाव के साथ बहता है और जो जिंदा होता है पानी के अगेंस्ट बहता है। ये सवाल पूछने का जो कारण है वो ये है कि कुछ लोग मीम्स करते हैं। हाल ही में एक कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हर जगह पे, लुक्कड़ पे, शॉप्स में जाओ, रेडियो मिर्ची पे, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े जगह जगह पे कोई फंक्शन होगा, आपके सारे गीत बजते हैं, लोग आपके गाने सुनते हैं। जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन में बहुत लोगों ने आपके गाने सुने हैं। आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता शाहिद भाई कि फेस वैल्यू भी इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपकी लूप्स, आपके ट्यून्स, आपके सॉन्ग्स सब जगह पे जिंदा है, शाहिद मालिया आवाज के अंदर जिंदा है, पर कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि एक सामने आने के बाद ओ शाहिद मालिया होता है। जैसे आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मेरा एंट्री होना बाकी है, इसलिए मैंने ये मैंने लूप लगाया कि आपको रिकॉग्नाइज होता है कि जैसे आप कई होटल में गए थे, लास्ट टाइम हम खाना खा रहे थे तो एक पूना का जो प्रसिद्ध एफसी कॉलेज है, तो वहां पे बंदा आपको दूर से देख रहा था और उन्होंने ये शाहिद मालियत का मतलब हो, शाहिद मालियत हे एक कुड़ी वाले शाहिद मालियत का मतलब हाँ एक कुड़ी वाले शाहिद, और फिर उस बंदे ने 8 लोगों को ग्रुप में बुलाया, फिर आपकी पर ये होता है हर जगह पे, लोग देखते हैं। बट आपको नहीं लगता कि वो, अगर मैं कहूँ कि आज से कुछ साल पीछे जाए हम, तो उस जमाने में टीवी भी नहीं था लोगों के घर पे, फोन तो भी आए हैं। उस वक्त के जो सिंगर्स थे उनकी आवाज ही उनकी पहचान होती थी। जैसे लता जी का गाना है ना कि मेरी आवाज पहचान है, तो लता जी की तो आवाज ही पहचान थी, रफी साहब की आवाज ही पहचान थी, शाहिद मालिया की भी। तो मैं अपनी पहचान बनाने में लगा हूं कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान बने। वाह। अगर मेरा फेस पहचान बन भी गया तो मेरे फेस से क्या करोगे आप? मैं कोई एक्टर नहीं हूं, मैं कोई इस तरीके का कैरेक्टर भी नहीं हूं कि मुझे आप देख के प्रशंसा करें मेरी। तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज को सराहें आप, और जहां मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं वहां पे आप कहें कि और अच्छा करो। और मैं अपनी आवाज से अपनी पहचान बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं सोशल मीडिया को अभी सीरियसली इसलिए लूंगा
क्योंकि बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है इससे। लोग कहते हैं कि आपके फॉलोअर्स कम हैं, आपके लिसनर्स कम हैं, हम्म और आपको लोग जानते नहीं फेस से। हम्म तो अगर आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे बैक टू बैक खाना खाते हुए, हम्म घर पे ब्रश करते हुए, जूते पहनते हुए, शर्ट पहनते हुए, गाड़ी में बैठते हुए, फ्लाइट से उतरते हुए इस टाइप की वीडियोस डालोगे तो आपको लोग बड़ा सिंगर समझेंगे। तो मैं वो करने वाला हूँ। बट ये नहीं किया तो भी आपकी आवाज यहाँ पे है, और कोई इंसान अगर ब्रश करता भी होगा तो वहां पे जो साउंड है उनको सुनाई देगी। तो ये आपने जो कहा मेरी आवाज ही पहचानी, ये सवाल पूछने का कारण ये था कि आपने वो जो पूरा एक साइकिल बताया। तो मुझे करना है भी, मैं चाहता हूँ वो सब चीजें दुनिया में हो रही हैं, नहीं कर लेते हैं। अमित नक्की मुझे भी सोच, अच्छा लगे कि मैं कहीं बैठूं और फिर 10 लोग आ जाएंगे, अरे आप शायद मान लो। नहीं बट ये होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, सिर्फ ऐसे पूछा नहीं। बट मेरे को ये सवाल पूछना है कि आपने किसी और के लिए दिल से कुछ किया है, या कुछ आपने जैसे बताया कि आप एक दूसरे को काम देते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। बट लाइफ में कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि वो आपका नाइटमेयर रहा है आपके जीवन का, और उस चीज के वजह से आपको बहुत दुख हुआ है? ये जितने भी रिजेक्शन है लाइफ में, वो है आपकी लर्निंग। हम्म हालांकि वो रिजेक्शन ना हो तो शायद आप पहले ही और ज्यादा फील्ड में अच्छा कर सकते थे। लर्निंग इसलिए है कि तादाद बहुत है लोगों की, यहाँ पे भीड़ बहुत है, उससे टैकल करना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो आपके साथ होंगी, एक्स्ट्रा रिजेक्शंस भी होंगे। कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स और मीम्स आते हैं, या तो ये सब चीजों को आप शायद भाई कैसे लेते हो? मीन्स स्पष्ट भाषा में बोलना है तो जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया है, या बहुत सारे लोगों को आप आपके दोस्त रहेंगे, एनीबॉडी सो अगर आप उनके लिए कुछ करते हो और फिर आपको समझ में आता है कि अरे यही लोग हैं हमारी पीछे पीछे बुराई भी करते हैं, और सामने आने के बाद ये इतने अच्छे रहते हैं। सभी को अनुभव होता है जिंदगी के अंदर। ये सो जो मीम्स और ये जो आजकल चल रहा है, आपका बीच में एक इंटरव्यू भी आया था तो कुछ कमेंट्स ऐसी नेगेटिव आ जाती है, कभी कभी होता है सबके साथ। तो आप इसको कैसे लेते हो और इसको डील कैसे करते हो? क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि जैसे आपने 40 साल और 5.5 मिनट का एक जर्नी दिखाया, तो आप लोगों का कितना प्यार से विचार करते हो, यू आर वेरी इमोशनल गाय। सो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो क्या कैसे टैकल करते हो ये? इट्स रियली ग्रेट थिंग दैट कि लोग अपना कीमती वक्त निकाल के नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट करते हैं। मैं इस काबिल तो नहीं कि लोग किसी भी तरह का मेरे को कमेंट करें, पर मैं उन सारे कमेंटर्स को कहूँगा कि आपके उन कमेंट्स की वजह से आपकी जो आपका समय हमें मिलता है, आपका 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो उससे हमें और फायदा होता है। तो कहते हैं कि बदनाम का भी नाम होता है, तो अगर आप हमें बदनाम करेंगे तो भी उसमें हमारा नाम है। वाह। और नाम है तो नाम है। लेकिन मैं आपको कहूँ दिग्विजय, मुझे मेरे सारे लोग प्यार करते हैं। आज तक मेरे बारे में किसी ने कुछ गलत लिखा नहीं, आज तक कोई गलत कमेंट मैंने आज तक दिखा नहीं। मुझसे सब प्यार करते हैं, और जो मैं सबके सामने हूँ, मेरे पीठ के पीछे भी लोग मुझे उतना ही प्यार करते हैं। और मुझे इस बात का यकीन है कि हमेशा लोग मुझे इतना मोहब्बत प्यार देते रहेंगे हमेशा। कुछ ही बिफोर सम मंथ्स आपने जिनको वापस मुंबई लाया था, पूज्य पापा जी, वो साथ में है बट वो चल बसे। पापा मेरे साथ ही है हमेशा। लोग कहते हैं वो खुदा के पास है। मैंने कहा कि जब खुदा हमारे अंदर है तो बताओ वो किसके पास है? आपके पास है, मेरे पास ही। एक बहुत 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 अच्छा विचार आपने अभी शुरू किया है। मैं तो उसको विचार ही कहूँगा कि आपने कृष्ण कुमार जी, आपके पिताजी, उनके जयंती निमित्त, उनके जन्मदिन निमित्त, बर्थडे पे आपने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े हस्ती शामिल थे। उसमें श्री सोनू निगम सर थे, सोनू साहब थे, शब्बीर कुमार शब्बीर अंकल थे, शब्बीर कुमार जी, बहुत बड़े बड़े हस्ती, वरुण ग्रोवर जी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, अरविंदर सिंह जी, बहुत कमाल के सिंगर्स थे लोग और दोस्त थे।
तो मेरा दिग्विजय ये मानना है कि दुनिया से जाना सबको है। उस दिन अगर हम उनको याद करते हैं जाने के दिन पे, तो उनके आने के दिन पे क्यों नहीं याद करते? वाह। है ना? तो जाने के दिन पे तो आपको उनके लिए प्रे करनी चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। आप अगर आपकी हिम्मत हैसियत है कुछ भी छोटी मोटी, तो आप अपने हिसाब से उन लाचार मजबूरों माजूरों को आप हेल्प कर सकते हैं। जिस दिन कोई जाता है उस दिन के लिए आप ये रखिए, मेरा ये मानना है कि कोई हस्ती दुनिया में आई है, उस दिन को सेलिब्रेट करो। तो ये हर जन्मदिन पर आप कंटिन्यू करेंगे? तो मैं इसको जितना मैं बड़ा बना सकता हूँ बनाऊंगा, और जन्मदिन ही मनाऊंगा मैं अपने पापा का। मैं और कुछ नहीं मनाने वाला, बाकी दिन पे मैं उनके लिए दुआएं करूंगा बस। और मैं अगर मनाऊंगा तो उनके आने की खुशी का दिन मनाऊंगा। ये मैंने एक नया विचार और मेरा एक मानना है कि इंसान की दुनिया में आने का दिन ही सेलिब्रेट होना चाहिए। हम दिवाली क्यों मनाते हैं? हाँ। और भी बहुत से गुरुपर्व क्यों मनाते हैं? आने के दिन है, वो आने के दिन है। अयोध्या में राम जब वापस आए थे तो दिवाली मनाई जाती है। तो पापा आए हैं हमारे, पापा कहीं गए नहीं है, वो हमारे साथ ही है। वाह। और कोई माँ बाप दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को छोड़ के चला जाए। माँ बाप हमेशा रहते हैं साथ, आशीर्वाद बनाए रखते हैं, रहते ही। स्पिरिट उनकी, रूह उनकी विचार तो है ही, वो खुद रहते हैं, हमें देख रहे हैं वो कि हम क्या कर रहे हैं। वो कहीं जाते थोड़ी हैं, कहीं जाते हैं। शरीर का क्या है? शरीर कभी हाथ कट गया, कभी उंगली कट गई, कभी आपने देखा कि आत्मा की उंगली कट गई, कभी ऐसा हुआ है? शरीर का ही कटता, जो भी बाल कट गए, बट गर्दन कट गई। आखिर में आपके पिताजी की जब तबीयत बहुत ही खराब, ही इज अ फाइटर, और मैं उनके लिए वॉज का इस्तेमाल कभी नहीं करता। ही इज अ फाइटर, ही इज अ सिंगर, ही इज विद मी, ही ऑलवेज रिमेन विद मी। आपको याद है एक बार पंचगनी में आपके ऊपर डंडा उठा दिया था उन्होंने? मेरे को उन्होंने बहुत मारा है। हाँ, बहुत मारा। यहाँ में निशान है, एक बार लाठी घुमाई थी। हाँ हाँ। तो मम्मी ने बोला मेरे बेटे को मार दिया, मम्मी ने पापा से झगड़ा कर लिया था। अच्छा, लाठी। अच्छा, वो पहलवान बाबा, सब वो आपके। मेरे को देख के लगता नहीं कि मैं पहलवान का पोता हूँ। मेरे विचार पहलवान जैसे ही हैं। मेरे दोस्त जितने भी मुझे जानते हैं, तो मम्मी पे गया हूँ ना, तो थोड़ा इनोसेंट सा लगता हूँ, पर मैं अंदर से पहलवान का ही मेरा जिगरा है। कुश्ती बहुत अच्छी लड़ता हूँ। अगर किसी को कुश्ती करनी है तो अखाड़े में मिल सकते हैं, मतलब प्यार वाली कुश्ती है, इनाम रखेंगे 100 रुपए। नहीं, बट जो घुमाई थी वो बहुत खतरनाक लगी थी ना आपको? खून आ गया तो बहुत गहरा घाव गया था। मम्मी ने पापा को बोला क्या मेरे बेटे का खून निकाल दे, मार दिया मेरे बेटे को, लिया हुआ। और उसके बाद 6 साल या 7 साल पहले जब घूमने गए थे तो आपने एक हरकत की थी, उनको आपने वो झूठ मूठ का भूत बंगला रहता है, हम एक भूत बंगले में घूमने चले गए थे। पापा ने फिर मुझे डंडा घुमाया। उस दिन मैंने गर्दन नीचे कर ली, मैं बच गया। हाँ, तो उस दिन बच गया था मैं। तो ये एक और चीज बता दूं, मेरे माँ और पिताजी, जो मम्मी पापा जो है, उनका आपस में इतना प्यार है। तो पापा का नाम कृष्ण कुमार है बचपन से, लेकिन जब उनका निकाह हुआ तो मौलवी साहब ने उनका नाम सलीम कर दिया। हाँ। ये सलीम इत्तेफाक से हुआ। मेरी मम्मी का नाम अनारकली बचपन से था। अच्छा। तो आज मेरे पापा का पासपोर्ट पे नाम है सलीम उर्फ कृष्ण कुमार, मम्मी का नाम है अनारकली। तो मेरा नाम खुर्रम नहीं है, मैं शाहजहां नहीं हूँ। और ये शाहिद नाम ये भी आपको एक गिफ्ट है? ये शाहिद नाम भी गिफ्ट है। रफी साहब से पापा ने पूछा कि लड़का होगा तो क्या नाम रखूं, तो उन्होंने कहा जी जो मेरे बच्चे का नाम शाहिद है, आप अपने बच्चे का नाम रख लेना। तो इनडायरेक्टली ये नाम मुझे मिला हुआ है। उनका एक वन ऑफ हारमोनियम रियाज के लिए ले आए थे कि उस्ताद जी मेरे पास वाजा नहीं है बजाने के लिए, रियाज के लिए। तो रफी साहब ने एक हारमोनियम की इशारा किया तो वो पापा ले आए। उसी हारमोनियम पे मैं बचपन से रियाज करता हूँ। वाह, आज भी है हमारे पास। तो अभी भी बहुत कुछ सीखना है। सीखना क्या, सीखना तो कभी बंद नहीं, डेली से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और वही है कि संगीत की सेवा करनी है जिंदगी भर। और जो हमारे गुरुजी रफ़ी साहब, मेरे पापा सोनू निगम साहब, ये सब इन्होंने जो हमें दिया है उसको और पुख्ता करना है। तो 2000 साल से 2011 मौसम और वो पेशेंस लेवल
तो अभी जो नए सिंगर्स आ रहे हैं तो उनको कैसे मैं deal भी करना? नया ही हूँ खुद, अभी मैं खुद नहीं अभी गाने वाला हूँ यहाँ दस पे आप पंद्रह नए साल हो। उसके बाद शायद मैं बता। नहीं बट अभी एक बेसिकली बट आप मैं तो ये सिंगरों को, नए सिंगरों को कहूंगा कि 10 साल आप घर पे रहिए, मैं अभी गा रहा हूँ गाने, मुझे गाने दो, उसके बाद आप आ जाना। नहीं बट कुछ ठीक कैसा? चलो ठीक है, ऑन सीरियस नोट, आई वाज किडिंग। देखिए, अ, संगीत वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परीक्षा देने के लिए कोई एकेडमी नहीं है, जिसमें पास होने के लिए कोई जूरी नहीं है, जिसमें हिट होने के लिए कोई सूत्र नहीं है। हम्म, ये लगन का काम है। आप मान लो अकेले बैठ के भी रियाज कर रहे हैं तो भी आपकी नजर किसी की नजर आप पे पड़ सकती है। आप इतनी लगन से मेहनत करें कि कोई देख नहीं रहा हो, ऊपर वाला आपको देख रहा है। वाह आपकी लगन में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लगन का ही फल मिलता है इस इंडस्ट्री में। वाह आज इतने बड़े महान महान कंपोजर हमारे जैसे प्रीतम सर, ए आर रहमान सर, विशाल शेखर, शंकर एहसान लोय, जो ये आज के जो बड़े कंपोजर्स हैं, सोहेल से, तो हम लोग जब कोई एक पर्टिकुलर गाना जब मैं ये लोग बनाते हैं तो कोई सजेस्ट करता है कि उस गांव में एक ऐसा बंदा है जो ये गाना गा सकता है। हम्म, तो अगर आप पे टैलेंट है तो आप कहीं पे भी रहिए, आप तक लोग पहुंचेंगे। सही बात है। उस टैलेंट को आप बाहर लेके आइए। 3 इडियट्स फिल्म वाली बात है कि जब आप एक्सीलेंट हैं तो एक्सीलेंसी के पीछे लोग भागते हैं। सही बात है। आप लोगों के पीछे मत भागिए, अपना टाइम वेस्ट करेंगे आप। हम्म, हाँ, एक होता है कि दूर तक टैलेंट कैसे पहुंचाएं। तो आज के जमाने में आप मार्स पे जाके भी अपना गाना इंडिया में भेज सकते हो किसी को। तो ना जो पत्र लिखना आपको, ना आपको पासपोर्ट लिखना है, कुछ लिखना है, क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट कार्ड, सॉरी, पोस्ट कार्ड। ना आपको अंतर्देशीय पत्र लिखना है, ना आपको किसी भी तरह का पत्र लेटर कुछ नहीं लिखना है। आपको अपना एक अच्छा सा गाना रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे डाल देना है या फिर इंस्टाग्राम पे डाल देना है। जिन जिन को आप सुनाना चाहते हैं उनको टैग कर देना है। क्या पता आपकी उनकी नज़र आप पे पड़ जाए। लेकिन एक ही चीज़ का ख्याल रखें, ये जो आप दिन भर इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं यहाँ वहाँ, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप एक महीने में एक ही रील बनाइए, लेकिन वो ऐसी हो कि लोग बोले कि यार मुझे भेजना वो रील। तो अपने एक्सीलेंसी पे ध्यान दीजिए, बाकी भगवान आप तक किसी न किसी को पहुंचा देगा। क्या बात आहे. मग मला फार बरं वाटतंय की आज सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मोकळ्या गप्पा, माइंड मीट्स माइंड, पावर्ड बाय सुविधा संकल्प इन असोसिएशन विथ SD फिल्म्स आणि KK पिक्चर आर्ट्स. शाहिद मालिया भाई यांच्याबरोबर गप्पा मारून म्हणजे अक्षरशः त्यांनी त्यांचा संपूर्ण प्रवास सांगितलाय आणि त्या प्रवासात आपण त्यांच्याबरोबर आहोत. बहारदार, उत्तम, सुंदर, खूबसूरत, प्यारे प्यारे उनके गीत आने वाले हैं. बहुत सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं और एक्चुअली उनको एक अवार्ड मिल गया है कि उन्होंने हिंदुस्तान की जनता को जीत लिया है. वही उनके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है. इस शो का एक फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट ऐसा है कि हम आपको एक फोन देंगे और आपको एक फोन लगाना है किसी को भी. इसमें किसी के नंबर्स नहीं है. आप किसको जिसको चाहिए आप फोन लगा सकते हो. किसी वस्तु को फोन कर सकते हो, जिसको चाहिए, कोई भी हो, किसी इंसान को फोन, किसी से भी बात कर सकते हो. और ये पल वापस नहीं आएगा क्योंकि आपको आज ये मौका है कि आप किसी के साथ बात कर सकते हो. तो ये लीजिए फोन. फोन लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं तो ऐसे ही बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं, फोन लगाना है. किसको फोन लगा, किसके साथ बात करना चाहते हैं आप? मैं खुदा से बात करना चाहता हूँ। नंबर क्या लगाऊं? एक नंबर लगाता हूँ, एक ही नंबर पे खुदा लगता है, सबका मालिक एक। या खुदा, हे भगवान, क्या बोलूं। हाँ जी, देखिए बात ऐसी है, आपने जो मॉडल भेजे थे वो सारे बदल गए हैं, जितने भी इंसान बनाए थे। हाँ जी, हाँ जी, इंसानियत का कोटा खत्म हो गया जी। हाँ जी, वो असली खाना, वो असली गाना, वो इंसानियत, वो एक दूसरे की केयर। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं जी। हाँ जी, कोई सड़क पे कोई मर रहा है तो कोई ध्यान नहीं दे रहा जी, पशुओं को मारा जा रहा है जी। हाँ जी, इंसान इंसान को लूट रहा है जी, बहुत हालत खराब है। सर आप
थोड़ा ध्यान तो दे रहे हैं, थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा होगा। नहीं जी, एक ये फोन जो आया ना, इसकी वजह से लोग ज्यादा झूठ बोल रहे हैं जी। घर के बाहर होते हैं, कहते हैं घर के अंदर ही हैं। हाँ जी, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी फोन की वजह से। लोग मिलते नहीं है, फोन पे ही इनविटेशन भेज देते हैं, फोन पे ही लड्डू भेज देते हैं, घर पे नहीं आते जी, सरप्राइज नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं जी। वो सारे रिचुअल खत्म कर दिए जी। हाँ जी, वो बच्चे दो ही अच्छे के चक्कर में बहुत सारे रिश्ते टूट गए जी। वो ताऊ जी का रिश्ता खत्म हो गया, मौसी का रिश्ता खत्म हो गया। आपको कुछ करना पड़ेगा, मैं तो देख रहा हूँ कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। एक्चुअली इंसान रहा ही नहीं एक्चुअली आजकल। हाँ जी, झूठा एक यंत्र हम लेके घूमते हैं। मैं भी झूठ बहुत बोल रहा हूँ आजकल, दुनिया भी बहुत झूठ बोल रही है। हाँ जी, इस यंत्र ने हमें अपने ही घर में अपनों से अलग कर दिया है। हाँ जी, हम घर के बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन आपस में बात बहुत कम करते हैं, इसी यंत्र के साथ बात करते रहते हैं। हाँ जी, पहले हम मिलके प्लान बनाते थे, अभी हम मिलने का प्लान बनाते हैं। मिलना हो ही नहीं रहा जी किसी से। नानी के यहाँ भी नहीं गए बहुत दिन से, ददिहाल भी नहीं गए, वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। हाँ जी, आसपास क्या घटित हो रहा कुछ नहीं पता जी हमें। हम सफ़र भी करते हैं तो मोबाइल में देखते हैं, आसपास के पहाड़ हमें देखते हुए जाते हैं। पहाड़ कहते हैं कि कहते हैं कि हमारी तरफ देखा ही नहीं इसने। पौधे कहते हैं हमारी तरफ देखा ही नहीं इसने। हरियाली, ग्रीनरी, व्यू, वो सब हमें देख रहे होते हैं, पर हम मोबाइल में देख रहे होते हैं जी। सब नकली हो गए जी। हाँ जी, हाँ जी, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ जी, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपने मालिक को फोन लगाया और जो आपने कहा वो शायद वो ये कहना चाहते हैं, ऐसा लगा। और इस पर विचार करना बहुत जरुरी आहे। याच्यावरती विचार करणं खूप गरजेचं आहे। नेमकं आपण हे सगळं मिळवण्याच्या शर्यतीत आपण काय हरवतोय, कुछ पाने के लिए हम क्या अपना खो रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका आप विचार कीजिए। शाहिद मालिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भाईजान, भाई, जाते जाते आपके पापा जी के लिए और रफ़ी साहब के लिए, रफ़ी साहब का एक छोटा सा गीत, एक लाइन। अरे मैं गुस्ताखी माफ, मैं बस कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि ये रफ़ी साहब पापा का कनेक्शन है और वो आपके यहाँ तक है। बिल्कुल। और अभी सोनू निगम सर का, सोनू सर भी हमारी भी फैमिली में है। सही बात। तो मैं इतना ही कहूँगा कि पापा एक गाना गाते हैं रफ़ी साहब का, जग वाला मेला यारों थोड़ी देर दा, हस दे या रात लंघे पता नहीं सवेर दा। जग वाला मेला यारों थोड़ी देर दा, हस दे या रात लंघे पता नहीं सवेर दा। जग वाला मेला यारो, जग वाला मेला यारो। बहुत बहुत कहने का धन्यवाद। मतलब ये है कि दुनिया का मेला है, थोड़ी देर का है। हंसते हंसते हुए रात निकल जाएगी और सुबह का पता भी नहीं चलेगा। वाह, ये मेला है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहिद Thank भाई you. जी। और आपका प्यार, आपके विचार हमारे साथ ऐसे ही रखना। और ये जो पॉडकास्ट है, ये आज इतने अलग विषय पे गया है। आज हम सब ने शायद ये जो चीज़ें इन्होंने बताई वो सुनी भी नहीं होगी। इनका जो पूरा जर्नी है वो इट्स लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू। और जो प्रवास आपने किया है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोकल्या गप्पा, मोकळ्या गप्पा, मोकल्या गप्पा इज रियली कमाल का थॉट आहे। मी इथे सांगू शकतो तुम्हाला, मला खूप बरं वाटलं, खूप छान, खूप सरस।
मी तुम्हाला खूप खूप आशीर्वाद देतोय. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू. थैंक गॉड यू. ब्लेस. एंड आप देखने वाली और जितने भी लिसनर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, आप सबको मेरा नमस्कार. और दिग्विजय ने मुझे इस शो में आमंत्रित किया, मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं. धन्यवाद शाहिद भाई. कभी आपको ऐसा लगा था कि आप मेरे शो में आएंगे? हाँ, मैं जैसे घुसा तो मुझे लगा कि मैं अब शो में आ चुका हूँ. थैंक यू भाई. थैंक यू. बहुत बहुत प्यार. धन्यवाद. धन्यवाद शाहिद भाई.